बेटा लास्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। उसके बाद आपसे कहा था कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाइएगा। 22 टोटल क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी में, जिसमें से मैंने 11 क्वेश्चंस आपको बता दिए थे। 50% क्वेश्चन मैंने बता दिए थे, बाकी आपको लगाने के लिए कहा था। तो कुछ बच्चों ने क्या, सिर्फ एक बच्ची ने मुझे सेंड किया हुआ था क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन उसने सेंड किए हुए। बच्ची का नाम मुझे नहीं पता है, बच्ची ने 4 क्वेश्चन मुझे सेंड किए हुए थे। उन 4 क्वेश्चंस को आज मैं सॉल्व कराऊंगा। पहले मेरा टारगेट वो 4 क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद अगर आपके क्वेश्चंस और होते हैं तो फिर आप बताइएगा, मैं उनको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल 4 क्वेश्चन जो है वो उनसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी वेट्स 392 न्यूटन। एक बॉडी है जिसका वेट 392 न्यूटन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर उस बॉडी का वेट है 392 न्यूटन। फाइंड इट्स वेट ऑन अ प्लैनेट whose mass is double that of earth and radius is 2 times that of earth। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस प्लैनेट पर उस बॉडी का मास क्या होगा, किसी प्लैनेट पर उसी बॉडी का मास क्या होगा, उसी बॉडी का वेट क्या होगा जहां पर जो प्लैनेट अर्थ के प्लैनेट का मास डबल हो जाता है, यानी उस प्लैनेट पर का मास जो है वो अर्थ के मास का डबल हो जाता है, और उस प्लैनेट की रेडियस भी अर्थ के रेडियस की डबल हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि उस प्लैनेट पर उस बॉडी का मास, उस बॉडी का वेट क्या होगा जिस बॉडी का वेट अर्थ पर 392 न्यूटन है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। चलिए आगे देखते हैं। हम लिख लेते हैं अर्थ पर, यहां पर लिख लेते हैं अर्थ, और यहां पर लिख लेते हैं अनदर प्लैनेट, जो दूसरा प्लैनेट है, जो दूसरा वाला प्लैनेट है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहां पर लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका अर्थ का मास क्या है, अर्थ का मास है me, या कैपिटल M मान लीजिए, बस अर्थ का मास कैपिटल M है। तो भाई दूसरे प्लैनेट जो है, जो दूसरा प्लैनेट है उसका मास क्या होगा, दूसरे प्लैनेट का मास जो है वो अर्थ के मास का डबल है, यानी 2m होगा। और अर्थ की रेडियस क्या है, अर्थ की रेडियस है बेटा r मान लेते हैं। तो इसकी रेडियस क्या होगी, दूसरे वाले प्लैनेट की रेडियस क्या होगी, तो 2r होगी, जो कि कह रहा है डबल है। यहां पर g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और g का फॉर्मूला क्या होता है, gm अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर g की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला लगाते हैं, gm की जगह पर आ जाएगा 2m, और r की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, 2r आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2r की जगह पर होगा 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा g, इसकी वैल्यू 2m, और 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बचा, तो gm अपॉन 2r स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ gm अपॉन r स्क्वायर। आपने क्या देखा कि g की वैल्यू 9.8 है अर्थ पर, और g की वैल्यू है gm अपॉन r स्क्वायर। यहां पर भी क्या आ गया, gm अपॉन r स्क्वायर, यानी इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, स्मॉल g की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि gm अपॉन r स्क्वायर किसके बराबर है, स्मॉल g के बराबर, और स्मॉल g की वैल्यू क्या है, 9.8 है। तो हम इसकी जगह पर स्मॉल g की वैल्यू यानी 9.8 पुट करेंगे, तो हमें g डैश मान लेते हैं यहां पर। तो g डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/2 into 9.8, इसका मतलब g की वैल्यू हो जाएगी 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे ख्याल से इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब बताइए अर्थ पर उस बॉडी का वेट कितना है, अर्थ पर उस बॉडी का वेट
W इज इक्वल टू mg होता है फॉर्मूला, W इज इक्वल टू mg फॉर्मूला होता है। वेट की वैल्यू है 392 न्यूटन, 392 न्यूटन, m और g की वैल्यू 9.8। तो यहां से हम मास आसानी से निकाल सकते हैं, या ऐसा कह दो मास की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 392 अपॉन 9.8 आ जाएगी, 392 अपॉन 9.8 kg, इतना मास आ गया। अब यहां पर वेट निकालना है, तो W इज इक्वल टू mg डैश, mg डैश, n की वैल्यू क्या है बेटा? n की वैल्यू है 392 अपॉन 9.8 और g डैश की वैल्यू है 4.9। तो 4.9 से 9.8 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 392 अपॉन 2, और 392 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 196 न्यूटन। तो दूसरे प्लेनेट पर उस बॉडी का वेट कितना होगा जिसका वेट अर्थ पर 392 न्यूटन था, दूसरे प्लेनेट पर उसका वेट 196 न्यूटन होगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रफ करने वाले हैं। चलिए रफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। हाँ या ना में जवाब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन मून इज अबाउट 1/6 of that on the earth. He can lift a mass of 25 kg on earth. Find the maximum mass which can be lifted by same force on the moon. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक आदमी है जिसका वेट अर्थ पर, जिसका मून पर वेट अर्थ पर जो उसका वेट है उसका 1/6 है। यानी अर्थ पर अगर उसका वेट कितना था 60 केजी, तो अर्थ मून पे जाकर के उसका वेट 10 केजी हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, सॉरी। कह रहा है कि अगर अर्थ पर वो आदमी 25 केजी का वेट उठा सकता है, अगर अर्थ पर वो आदमी 25 केजी का वेट उठा सकता है, तो मून पर वो कितने केजी का वेट उठा पाएगा? तो मून पर वो कितने केजी का वेट उठा पाएगा? कोई बता सकता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, कोई बता सकता है? हाँ 1/15 केजी। क्यों बेटा 15 केजी क्यों? देखिए हाँ 1/6 इंटू 25, क्योंकि वो फोर्स उतना ही लगा रहा है। हाँ 4 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 25/6 भाई अगर हमारा वेट 6 टाइम्स हो जाए, वहां पर 1/6 हो जाता है एक पर्सन का वेट, जो वो ऑब्जेक्ट उठा सकता है उस ऑब्जेक्ट का वेट भी तो 1/6 हो जाएगा, है ना। तो 25 उठा सकता है, तो 25 डिवाइडेड बाय 6 इतना वेट वो उठा सकता है। समझ में आ गया? इसको बताने की जरूरत तो नहीं है, डायरेक्टली इसका आंसर लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। आपसे पूछा जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए सन और अर्थ के बीच में। गिवन दिया हुआ है मास ऑफ अर्थ दिया है, सन का भी मास दिया है,
and average distance between Mars and Sun, sorry Earth and Sun। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, वैल्यू पुट करनी थी, पता नहीं क्यों कर नहीं पाई मुझे। मास ऑफ अर्थ आपको दिया है, मास ऑफ अर्थ दिया है 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ इसमें इसमें प्रॉब्लम थी बेटा, डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस की वैल्यू r होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर की है। हमें f निकालना है, तो f होता है g m1 m2/r²। तो g की वैल्यू होती है बेटा 6.67 × 10⁻11। m1 की वैल्यू यानी मास ऑफ अर्थ 10⁻24 और मून का मास कितना है 2 × 10⁻30 डिवाइडेड बाय 1.5 × 10⁻11 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 6.67 × 6 × 2, देखो हमने क्या किया 6 और 2 को अलग कर लिया, फिर 10⁻11 × 10⁻, ये 24 है, ये 30 है, ऐड होकर के 54 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 1.5 है, 1.5 × 1.5 लिख लिया और इसमें लिख दिया यहाँ पर 10⁻22 सॉरी +22 10⁻22 हो गया। देखिए इतना समझ में आ गया। आगे देखिए तो हो गया ये 6.67 × 10⁻43। देखो 54 है, -11 है, प्लस माइनस करेंगे 54 में से 11 को तो 43 आएगा। इसका स्क्वायर 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 आएगा और इनटू 10⁻22। अब इसको हम डेसिमल हटा सकते हैं, तो 667 × 10⁻, बेटा ये 43 है और ये 22 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 225। 667 डिवाइडेड बाय 225 मल्टीप्लाई बाय यहां पर आ जाएगा 10⁻21। तो अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो समथिंग 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट नहीं 2.8 करके आएगा, 2.9 के आसपास, 2.9 या 2.8, 3.8 3 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा बेटा, क्योंकि 2 to 5 का अगर हम करते हैं अगर वैल्यू दी है बेटा इसके अकॉर्डिंग तो आंसर यही आएगा, जो वैल्यू दी है इसके अकॉर्डिंग तो यही आएगा। नहीं कोई चांस नहीं है। अच्छा सॉरी यहाँ पर हम 6 × 2 को भूल रहे हैं, 6 2 12 भी होगा। हाँ बेटा देखो इधर ये 2.8 × 12, 2.8 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या आती है वैल्यू। 2.8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 56 और 28, तो 6 3 33 33.6 × 10⁻21 लिखा है बेटा। अब देखो यहाँ पर हम ये इस डेसिमल को इस पॉइंट में अगर शिफ्ट करते हैं, एक पॉइंट इधर लाते हैं तो पावर प्लस में बढ़ती है, मैंने पीछे कई बार पीछे बता चुका है। तो 3.36 × 10⁻22 ये हो जाएगा आपका न्यूटन, ये आंसर है 3.36 × 10⁻22 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया। पीछे कुछ क्लासेस नहीं की हो क्या? मैंने एक कैलकुलेशन का एक तरीका बताया था, कि आपको कैलकुलेट करना है और आंसर को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। आंसर लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बता चुका हूं। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? डेसिमल से पहले एक डिजिट का होना। यहां पर डेसिमल के पहले 2 डिजिट थे,
हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से पहले एक डिजिट। तो डेसिमल से पहले एक डिजिट बनाने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ता है। पॉइंट को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो पावर पॉजिटिव में बढ़ती है, और अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, लेफ्ट से राइट पे जाएंगे तो पावर की वैल्यू कम होती जाती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है और ये मैं पीछे बता चुका हूं। चलिए इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, जो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे बताने के लिए, और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो फिर आप डाउट पूछ सकते हैं। आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 4। A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high, and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the stone will meet. क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बहुत सादा सा है, लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है। कह रहा है कि एक स्टोन है, एक पत्थर है जो 100 मीटर हाई टावर से ड्रॉप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ऐसे रखा गया और इसको ऐसे छोड़ दिया गया, फेंका नहीं गया है, छोड़ा गया है, ध्यान ये रखिएगा। तो अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम, जिस समय इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया जाता है, इस पत्थर को ऊपर से ड्रॉप किया जाता है, उसी समय नीचे से एक पत्थर ऊपर की तरफ फेंका जाता है, एकदम 90 डिग्री पर। कितनी स्पीड से फेंका जाता है? 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है। आपको कैलकुलेट करना है कि कब और कहां वो दोनों पत्थर एक दूसरे से मिलेंगे। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया? बहुत सादा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक 100 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये 100 मीटर हाई एक टावर है, बिल्डिंग है, कुछ भी ले सकते हो। ये 100 मीटर की ऊंचाई की बिल्डिंग है, ये टावर है। क्या किया जाता है? यहां से एक पत्थर को ड्रॉप किया जाता है नीचे की तरफ, और एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका जाता है। तो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं तो मिलने वाले हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कहां मिलेंगे और कब मिलेंगे, मतलब जमीन से कितनी ऊंचाई पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। जमीन से कितनी ऊंचाई पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखो बेटा, कॉन्सेप्ट देखो, जब ऊपर से पत्थर छोड़ा जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और जब नीचे से पत्थर फेंका जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड आपको दी है। हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कि जमीन से h ऊंचाई पर, जमीन से h हाइट पर आपस में मिलेंगे। कितनी हाइट पर? h हाइट पर मिलेंगे। तो ऊपर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी बेटा? ये डिस्टेंस हो जाएगी 100 माइनस h। जाहिर सी बात है, पूरा 100 है, कितना h है, कितना 100 माइनस h बचेगा। मान लेते हैं इस दौरान टाइम कितना लगता है, इसमें टाइम लगता है स्मॉल t। टाइम कितना लगा? स्मॉल t टाइम लगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्वेश्चन जो समझा रहा हूं, एक पत्थर ऊपर से ड्रॉप किया जाता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एक नीचे से फेंका गया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है कितनी ऊंचाई पर, अर्थ से कितनी ऊंचाई पर दोनों मिलेंगे और कब मिलेंगे। तो हमने मान लिया कि अर्थ से h ऊंचाई पर दोनों मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये वाला पत्थर यहां से यहां तक आ गया होगा। अब ध्यान से ये समझना कि दोनों यहां पर मिल रहे हैं, दोनों यहां पर मिल रहे हैं, तो t टाइम में नीचे वाले पत्थर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? h डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, और t टाइम में ऊपर वाले पत्थर ने 100 माइनस h डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। बिल्कुल सही बात है जी सर, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। तो हम नीचे वाले पत्थर की बात करते हैं। नीचे वाले पत्थर की यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? तो सर डिस्टेंस कितनी है? h है। तो h इज इक्वल टू क्या होता है? h इज इक्वल टू ut प्लस माइनस है, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर अपवर्ड मोशन, आपको समझने के लिए। फॉर अपवर्ड, अपवर्ड वाला मत लगाओ, पहले डाउनवर्ड वाला लगाओ, बड़ी आसानी से आएगा। फॉर डाउनवर्ड मोशन, जो पत्थर नीचे की तरफ आ रहा है उसका कॉन्सेप्ट लगाते हैं।
तो देखिए जब ऊपर से नीचे आएगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 100 माइनस h डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो 100 माइनस h हो गया बेटा 100 माइनस h। आगे कैलकुलेशन देखिएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस h और ये वैल्यू हो जाएगी 0 क्योंकि u की वैल्यू 0 है डाउनवर्ड मोशन के लिए, तो 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, यहां से 100 माइनस h इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ gt स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसको हम अभी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसका यूज हम अभी करेंगे। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और क्या किया, फॉर अपवर्ड मोशन के लिए फिर से यही फॉर्मूला लगा दिया। अपवर्ड मोशन के लिए नीचे से ऊपर के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये h डिस्टेंस करता है, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा। तो यहां पर h की वैल्यू कितनी है, यहां पर h कितना है, h रहेगा, u की वैल्यू कितनी है 25, t की वैल्यू हमें नहीं पता है अभी, माइनस h की वैल्यू कितनी, सॉरी हाफ gt स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, हाफ gt स्क्वायर की वैल्यू देखो ये लिखा हुआ है, हाफ gt स्क्वायर की वैल्यू, हाफ gt स्क्वायर की वैल्यू 100 माइनस h है, तो 100 माइनस h कैलकुलेट करो तो h इज इक्वल टू 25t माइनस 100 और प्लस h। अब ये देखो प्लस h इधर है, प्लस h इधर है, कैंसिल हो गया, ये 100 इधर आएगा तो प्लस 100 बन जाएगा, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 100 इज इक्वल टू 25t और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 अपॉन 25, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 सेकंड, यानी पत्थर 4 सेकंड बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, 4 सेकंड बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। कितनी ऊंचाई पर मिलेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, ऊंचाई मिल जाएगी, कितनी ऊंचाई पर मिलेंगे, तो h इज इक्वल टू 25 into 4 माइनस हाफ, g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू 100 माइनस, यहां से कैंसिल किया, ये 5 आया, 5 into 6 14 का स्क्वायर 16 होता है, h इज इक्वल टू 100 माइनस 80, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, यानी कितनी ऊंचाई पर मिलेंगे, कब और कहां मिलेंगे, तो अर्थ सरफेस से 20 मीटर की ऊंचाई पर, अर्थ सरफेस से 20 मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे, 4 सेकंड बाद एक दूसरे से मिलेंगे। आई बात समझ में, ये है कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया, और कोई किसी के क्वेश्चन है कुछ, हाँ बेटा g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t का मतलब टाइम, g की वैल्यू 10 रखते हैं बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैंने बताया था 9.8 या फिर 10 आप पुट कर सकते हो, क्योंकि 10 से कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा इसलिए हमने 10 रखा है, 9.8 रखते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, पॉइंट में आती है वैल्यू, तो हम उस पॉइंट से बचने के लिए g की वैल्यू हमने रख दी है 10। ठीक, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी का, क्लास ओवर करते हैं आज की। नेक्स्ट क्लास में आप लोग फिर वही काम है, क्वेश्चंस लगाइएगा, नहीं आता है तो पूछिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कितने चैप्टर बचे हैं, 2 चैप्टर, साइंस में फिजिक्स के अंदर 2 चैप्टर बचे हुए हैं। अगर नेक्स्ट डे में यानी मंडे को अगर कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता तो फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक, क्वेश्चंस लगाइए, एक हफ्ते का टाइम है आपके पास, 4-5 दिन का टाइम है, इसमें क्वेश्चंस लगाइए, नहीं आता है तो पूछिए, मंडे को फिर क्वेश्चन बताएंगे, अदरवाइज फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। चलिए।